बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के धरने को आज चौथा दिन है और इस धरने का जो मकसद था वो ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि मुंतखब वज़ीर आज़म हैं उनसे इस्तीफ़ा लेना इसका बुनियादी मकसद अब तक सामने आया है। ये बात हम बाद में करेंगे कि इस धरने के और क्या क्या मकासद सामने आए हैं जब से ये शुरू हुआ है। उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 3 अहम इम्प्रेशंस लोगों पर डाल रहा है। पहला इम्प्रेशन उसमें ये है कि हमें तमाम सियासी जमातों के दरमियान में एक रिफ्ट नज़र आ रही है, वो 1 पेज पे नज़र नहीं आ रही। दूसरा इसका अहम पहलू ये है कि मदरसे के स्टूडेंट्स जो हैं उनको लाया गया है बाय फोर्स इस सारे लॉन्ग मार्च का, आज़ादी मार्च जिसका नाम है, उसका हिस्सा होने के लिए। अब वो हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो हैं जिनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट रवैया है और इस सारी बुनियाद को बनाकर और एक रिलीजियस मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। डॉक्टर फारूक असरात से पूछते हैं कि अब इसके आगे कहाँ जाता हुआ ये सारा सिलसिला आपको महसूस हुआ? देखिए, उससे पहले जो आपने कहा, मैं जरा उसको आगे बढ़ाऊं इस चीज़ को। इसका सबसे बड़ा, अगर हम नुकसान से शुरू करें, फ़ायदा तो हम बाद में देखते हैं। सबसे बड़ा इसका नुकसान ये हुआ है कि कश्मीर में एक अपनी अरूज पे है हिंदुस्तान का जुल्म। 3 महीने हो चुके हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है, कभी खोल देते हैं, ज़्यादातर बंद होता है, फ़ोन का भी यही हाल है। लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है। कितनी अमवात हो रही हैं हमें नहीं पता, क्योंकि उनकी कोई खबरें नहीं आ रही। तो इस सारे मामले में पाकिस्तान उसको प्रोजेक्शन कर रहा था और उसको आगे दुनिया को बता रहा था, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। उससे सारी की सारी तवज्जो हट गई। अभी उन्होंने जब बाकायदा कानून वो लाए हैं हिंदुस्तान वाले, 370 और 35A को, और उसके टुकड़े किए हैं, यूनियन टेरिटरी बनाई है, कोई खबर पाकिस्तान के अखबार में नहीं आई। इसलिए कि सारा ध्यान उस धरने की तरफ। बिल्कुल, बल्कि उन्होंने गिलगित को और आजाद कश्मीर को भी हिस्सा शो किया है मैप के अंदर। एक तो ये बहुत बड़ा एक। दूसरी बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी, हमें सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं, टेक ऑफ कर रही है। उसमें क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, IMF की टीम आई हुई थी अभी पिछले दिनों, FATF का मामला चल रहा है वो एग्जैक्टली। अब बात यह है कि ये आप शाये कर देते हैं। होता ये है कि जो एम्बेसीज हैं उनके कहने के ऊपर हुकूमतें एक एडवाइजरी, जिसका एक लफ्ज़ होता है डिप्लोमेसी में, वो इशू करती हैं। एडवाइजरी का मतलब होता है कि वो अपने शहरियों को कह रहे होते हैं कि आप उस मुल्क में मत जाइए क्योंकि आपको नुकसान पहुंचने का खदशा हो सकता है। जब एडवाइजरी को करते हैं तो ना कोई टूरिस्ट आएगा, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट की। चले इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है ना, इन्वेस्टमेंट को का पता चलाने के लिए भी कि कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान की मार्केट में, यानी पहले एक टीम आती है जो सर्वे करती है, वो भी नहीं आ सकेगी। तो आपने इकोनॉमी को रोक दिया वहां पे, ये इसके नुकसान है। अब मैं जल्दी से एक आपको बात बताऊं। देखिए, आईन में ये लिखा हुआ है कि वजीर आजम को निकलने के तरीके कार क्या हैं। उस पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। आर्टिकल 58, वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तहरीक करे, पहला। आर्टिकल 95, अदम एतमाद की तहरीक चलाई जा सकती है। आर्टिकल 27। एक मिनट जी, आपको पता है कि उसकी शराइत क्या है? जी वो शराइत नहीं, जब आप तहरीक पेश करते हैं तो 1/3 मेंबर्स कम से कम अच्छा, अगर वो नाकाम हो जाए तो वो अपनी सीटें लूज करते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि आपको नॉमिनेट करना पड़ता है नया वज़ीर आज़म। अब बात यह है कि यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं हुआ, नहीं प्रोसेस हो नहीं सकता ना, इसलिए हो सकता कि 14 सीटें हैं, 14 सीटों के अलावा ये अगर मिल नून लीग को उसको कहें तो किसको नॉमिनेट करेंगे? नून लीग को या पीपल्स पार्टी को, किसको करेंगे? दूसरी बात है कि ये खतरा इसमें सेनेट की अभी हमने देखा कि वो नहीं कामयाब हुई, उनके जो चेयरमैन है, तो अगर नाकाम होगी तो 1/3 जो वो मेंबर हैं जिन्होंने रेजोल्यूशन वो लाएंगे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये रिस्क कोई नहीं लेना। एक और आर्टिकल 227 भी है जिसमें आप इलेक्शन कमीशन को पिटीशन दायर करते हैं। तो ये 3 जो तरीके हैं इस पे अमल नहीं किया गया। हो सकता है या नहीं हो सकता, या सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, वो एक लेकिन प्रोसीजर्स हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम इस मामले में बात है, या एक और आप या वज़ीर आज़म खुद
जी असेंबलियां डिसॉल्व कर सकते हैं। 58 की बात, हाँ 58 डिसॉल्व करके और 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात बुला। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग इसको मैच कर रहे हैं दो चीजों से, एक वो इसको मैच कर रहे हैं पीटीआई के धरने से, एक वो इसको मैच कर रहे हैं जो अभी रिसेंट लेबनान के वजीर आजम ने इस्तीफा दिया है कि इमरान खान भी ऐसा ही करें। तो जहाँ तक मेरा ज़ाती इसमें तबसरा है वो तो ये है कि 4 हलकों के इलेक्शन कमीशन को पिटिशन दायर की थी पीटीआई ने जब उन्होंने ये प्रोटेस्ट किए थे और सिटिंग्स दी थी, और पार्लियामेंट से भी रुजू किया था और अदालत से भी रुजू किया था। तो ये सारे एलिमेंट्स हमें इस सिलसिले में एब्सेंट लग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर एक जो लेबनीज वो बता रहे हैं, एक सेकंड वो कसर बात है, जो मौलाना हैं जो जिन्होंने धरना दिया हुआ, इन्होंने अपने हलके, ये 2 हलकों से हारे थे, इन्होंने अपने हलके में भी एतराज नहीं किया इलेक्शन कमीशन के आगे कि अच्छा। मेरे हलके में धांधली हुई है, ठीक है। 1 साल हो गया, ठीक है, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, जी। अपने हलके में भी नहीं किया, तो बाकी की क्या बात बाकी फिर वो आपकी अब हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है, हमने FATF की बात की है, लेकिन उसमें हमें ये भी बताना है कि उनका मेन फोकस टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर है, और मेन फोकस उसका होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी जमातें हैं उनकी जो फाइनेंसेस हैं वो डिक्लेयर हो और पता हो कि उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। और इंसारुल इस्लाम जो इनका एक विंग है उसके ऊपर भी पाबंदी और उसकी लगा दी, क्योंकि भारत ने इसको एक बना FATF के अंदर इसकी वीडियोस बना के इसको एज ए एलिमेंट ऑफ थ्रेट पेश किया था, जिसकी वजह से हम अभी तक ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो ये भी एक एलिमेंट साथ साथ जो है इसके चल रहा है। अच्छा, ये एक बड़ी अहम बात है, 3 बार कश्मीर कमेटी के हेड रहे मौलाना फजल रहमान, और अब वो इसको किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं? देखिए, कश्मीर कमेटी के ये सरबराह इसलिए रहे क्योंकि ये लेके आते हैं 7-8 मेंबर, पाकिस्तान के निहायत पसमानदा जो इलाके हैं, कोस्तान के, कुछ बलोचिस्तान के, तो खुद भी इनका डेरा इस्माइल खान बहुत बैकवर्ड है, वहां से ये लेके आ जाते हैं। चूंकि ना पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा अक्सरियत मिल सकी, पिछले अगर आप इंतखाबात के नताइज देखिए 88 से लेकर जो 98 तक इन्होंने हुकूमतें की, दोनों ने ना ही शरीफ खानदान को, ना ही शरीफ बरादरान को मिल सकी, तो ये एक रोल प्ले करते थे बीच में उनकी तरफ होके अलायंस बनाना और फिर वो हुकूमतें बना सकते थे। तो इनको वो इनाम के एवज जो भी कह लीजिए, उनको कश्मीर कमेटी का हेड बना देते थे हेड। कश्मीर कमेटी का हेड इसलिए कि उसका रैंक होता है मिनिस्टर का, और मिनिस्टर के साथ बरात होती है, और फिर इनको घर मिलता था मिनिस्टर एनक्लेव में, मिनिस्टर वाला घर मिलता था। तो ये अपना मौज मेला करते थे और कश्मीर के ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं की, उसके जो मसला है उसको बढ़ाने में, लोगों में, पूरी दुनिया में फैलाने में इन्होंने कोई रोल नहीं अदा किया। अगर आप, तो मैं जल्दी से एक बात कहूँगा, करामतुल्लाह गौहरी हमारे सफीर रहे थे वहाँ पे कुवैत में, उन्होंने एक वाकया लिखा है जब मौलाना वहाँ आए, बारिश-ए-नसाई में, हाँ बारिश-ए-नसाई की किताब है, बजाय उसके कि वो कश्मीर पे बात करते, उन्होंने अपना चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपनी जमात के लिए, और उसमें बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। अच्छा, यहाँ एक और भी बड़ी अहम बात है, ये आर्मी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो नारा ये लगा रहे हैं और उसको प्रोफेस कर रहे हैं, जिसका जनरल आसिफ गफूर ने जवाब भी दिया है और कहा है कि आप, हमारा काम था इलेक्शन करवाना, तो हमने वो तरीके से एक पीसफुल तरीके से कंडक्ट करवाए हैं, बाकी आप रेलेवेंट जो इदारे हैं या रेलेवेंट जो फॉरम्स हैं वहां पर जाएं। तो आपको लगता है कि ये इनका एंटी मिलिट्री स्टैंड ज़िया के दौर में एंटी मिलिट्री था, मुशर्रफ में के दौर में प्रो मुशर्रफ हो गए वो, तो ऐसा नहीं है कि ये इदारे के खिलाफ है, ये अपने आप को समझते हैं कि वो नहीं है सिस्टम में, तो इसलिए सिस्टम खराब है। बीडन रोड में दुकान हो किसी की और वहां से उसको उठा के आप वजीर बना दें, जनरल जिलानी, सियासत से आपका दूर दूर तक ताल्लुक ना हो, तो आप फिर सियासत में आ जाएं और फिर आप पैसा अपना इस्तेमाल करें, कभी आप शांगा मांगा मेंबर्स को वहाँ पे ले जाएं, अगर पैसे दें, कभी आप और जो
جو حرکات ہیں اپنی وہ آپ استعمال کریں تو آپ کہیں اپنے آپ کو ہم سیاست دان ہیں اور ہماری سیاسی جماعت ہے، جبکہ آپ کی سیاسی جماعت ماروسی ہے، کیونکہ آپ کو اپنے بیٹے اپنی بیٹی اور اس کے علاوہ تو کوئی آپ کو نظر ہی نہیں آتا نا. آپ ساری جماعتوں کو سارا دیکھ لیجئے، آپ فضل صاحب کی جماعت کو بھی دیکھ لیجئے جو والد مفتی محمود تھے، آپ شریف خاندان کو دیکھ لیجئے، آپ زرداری جونیئر کو دیکھ لیجئے جو کہ ایک ماروسی کو سارا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ سیاست کی آپ نے بات کی تو یہ پروڈکٹ ہے فوج ہی کی، اور ضیاء الحق کی مشرف کی آپ نے بات کی، یہ لائل اپوزیشن تھی، ایم ایم اے کی حکومت تھی، اور یہ بغیر مشرف کی مرضی کے نہیں ہو سکتی تھی. تو اس لیے یہ تو فوج کے ساتھ رہے ہیں بلکہ ان کی پروڈکٹس ہیں یہ. تو اب یہ بات اس طرح کی اگر کریں، دیکھیے آپ ادارے کو نہیں ختم کر سکتے. اگر آپ ادارے کو، خاص طور پہ وہ ادارے جن سے آپ تحفظ مانگتے ہیں، نہیں تحفظ یہ نا، دیکھیے آپ، میں جلدی سے ایک مثال دوں گا چونکہ وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیونٹ نہیں ہے لیکن انالوجی ضرور ہے. مشرق وسطیٰ میں 4 ملک ہیں، اس میں عراق ہے، اس میں شام ہے، اس میں لبنان ہے اور اس میں اردن ہے. 2 بڑے ملک ہیں شام اور عراق، دونوں تباہ ہو گئے. تباہ ہونے کی یہ وجہ سے داعش آئی، اس نے قبضہ کر لیا کہ ان کے جو ادارہ تھا فوج کا وہ ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کو ایک تو ختم ہو گیا تھا، امریکہ نے ڈسبینڈ کر دی تھی فوج عراق میں، اور سول وار کی وجہ سے سیریا میں وہ ختم ہو گئی. داعش نے بہت کوشش کی کہ وہ لبنان میں جائیں اور اردن میں جائیں، نہیں جا سکے اس لیے کہ ان کی فوج انٹیکٹ تھی. دیکھیے اگر آپ نے نکتہ چینی کرنی ہے تو آپ فرق پہ کریں. آپ کے یحییٰ خان کی غلط پالیسیز تھیں، آپ کے مشرف کی غلط پالیسیز تھیں، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ادارے کو اگر انڈرمائن کریں گے، کیا یوڈیشری ہو، نہیں آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو پھر عراق اور شام میں ہوا. جی اب اس کے بارے میں داعش پہ آ جاؤ، عورتوں کی بات ہی نہیں ہے، وہ بچہ نہیں ہے. وہ پھر شروع سے کریں. تناسب پاکستان کی آبادی میں 50% ہے، تو اس حساب سے ان کو جتنی بھی پولیٹیکل موومنٹس ہوں ان کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن ہم نے اس ہوتا رہا بھی ہے اس پروٹیسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر پلان کیا گیا ہے کہ خواتین کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. ایون جو خواتین جرنلسٹ ہیں ان کو بھی روکا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ نے نہیں اس کا جو ہے وہ حصہ ہونا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ہم کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ حالانکہ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، پی ایم ایل این کو دیکھیں، ان کے تمام پروٹیسٹ، ان کے تمام جلسوں کے اندر خواتین کی ایک تعداد موجود ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تاثر یہ دے رہے ہیں پوری دنیا کو بھی نہایت فرسودہ اور اسلام کے اصولوں کے مطابق بھی یہ ہمارا اوورآل امپریشن ڈاؤن کر رہے ہیں. یہ اس طرح کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہیں ان کے خیالات فرسودہ ہیں، اسی طرح کے ہیں. یہاں میں ایک اور، آپ نے صحیح کہا کہ 50% آبادی کو اگر وہاں پہ حصے دار نہیں بنائیں گے ایک سیاسی عمل میں، سیاسی عمل ہی ہے نا، تو پھر آپ کیا کہاں جا رہے ہیں، کیا آپ کر رہے ہیں. یہاں میں جلدی سے بات کروں. دیکھیے مثال کے طور پہ ہائپوتھیٹیکل بات ہے، عمران خان استعفیٰ دے دیتے ہیں، پھر آگے کیا؟ آگے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن والے، ان کی اکثریت تو نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں. اگر یہ حکومت بنا اور پھر بات یہ آئے گی ان میں سے کون وزیر اعظم بنے، اس کو کیبنٹ بھی بنانی پڑے گی، اس کو پھر آگے بھی لے کے چلنا پڑے گا. تو مطلب کہ ایک وہ ایسی بات کر رہے ہیں جس کا بالکل ہی ویگ سی جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک بلیک میلنگ ٹیکٹکس کے طور پہ جو کہ ممکن نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان اس چیز کا سامنا کریں گے اور وہ اسٹیٹ کو زیادہ اہمیت دیں گے، نہ کہ ایون اپنی سیاست کے، اور وہ ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو اسٹیٹ کے حق میں جاتا ہے. اور امید ہم کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ طے ہو جائیں. جی ٹھیک ہے، بس ہم اس ساری بحث کو ہم اس طرح سے وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو معاشی بحران سے گزر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس سے نکلنے کا طریقہ اختیار کریں، نہ کہ سیاسی بحران پیدا کر کے ایک نیا چیلنج پاکستان کے لیے پیدا کر دیں. شکریہ.